होते हैं, कैपेसिटर को हम मटेरियल के बेस पर डिवाइड करते हैं। जैसे मटेरियल के बेस पर जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जो मटेरियल इसमें होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बेस पर एक होता है सेरेमिक कैपेसिटर होता है बच्चे, ठीक है ना। पेपर कैपेसिटर होता है, और क्या होता है देखो, पॉलिस्टर हो जाएगा, सेरामिक हो जाएगा, सेरामिक्स हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के होते हैं। और मैंने यूनिट बताया था, कौन बताएगा यूनिट क्या क्या होता है? 2 यूनिट, एक तो आप यूनिट बताते हो फैरेड, दूसरा यूनिट क्या होता है गुरदास बताओ कैपेसिटर का, पता है आपको? एक तो फैराडे आप बता दोगे सर, एम्पियर सेकंड अपॉन वोल्ट। हाँ वेरी गुड, क्या? एम्पियर सेकंड अपॉन वोल्ट। हाँ एम्पियर सेकंड और वोल्ट होता है, ठीक है ना। और इसका पता है रेंज जो बच्चे होते हैं, जो हम लोग हमारे पास देखो ओम्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग जो होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इसका कौन कौन सा लॉ बताया था बच्चे? आई देखो, आई एक तो आप लोगों ने पढ़ा है, आई इजकल टू सी डीवी बाई डी पढ़ा है ना, बताया है ना मैंने। और v इजकल टू क्या बताया बच्चे, बताओ तो कौन बताएगा? v इजकल टू, हाँ याद है? यस सर। क्या? 1/c इंटीग्रेशन i dt 0/t। नहीं नहीं, v इजकल टू 1 कैपेसिटर के 1/c। लिए वोल्टेज इजकल टू, हाँ जी सर, 1/c हाँ इंटीग्रेशन i dt। गलत हो गया ना, हमने कुछ भी नहीं बोला। इनिशियल कंडीशन भी आपको इंक्लूड करना है ना, मैंने बताया था कैसे निकालना है आपको। सर v इज इक्वल्स टू di अपॉन dt, ये वाला। हाँ, 0 से लेके t तक आई dt। जब हम बोलेंगे ना, कंडीशन बोलेंगे इनिशियल कंडीशन इज 0, देन वो आप बोल सकते हो। अगर इनिशियल कंडीशन 0 रहेगा, इनिशियल कंडीशन 0, देन आप बोल सकते हो v इजकल टू 1/c 0 से लेके t तक आई dt। सही था, सही था। समझ में आया मेरी बात? हाँ अच्छे। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर का, कौन बताएगा? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंडक्टर? बच्चे आप लोगों ने बहुत पढ़ा है ये फॉर्मूला, भले तुम लोगों को याद नहीं है, ये फॉर्मूला तुम लोग पता है 9th क्लास में भी पढ़े होगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है? 9th में तो नहीं, 11th में तो जरूर पढ़ा होगा आपने। कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला में C इजकल टू एप्सिलॉन A बाई D, नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा है सर। पढ़ा है सर? हाँ जी सर। अभी तो याद आ जाएगा आपको, मुझे पता है अभी तो याद आ जाएगा। तो देखो, जो कैपेसिटर होता है बच्चे, उसमें होता क्या है, ऐसे हमारे पास प्लेट होती है, उसमें क्या भरा होता है बच्चे, ऐसे भरा होता है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक होता है बच्चे, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं, है ना। ये क्या होता है? दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक। और ये 2 प्लेट होते हैं, 2 प्लेट होते हैं ऊपर नीचे, और उस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये ए। और ये डाइलेक्ट्रिक, किसी को हम लोग ई बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये इनके बीच का डिस्टेंस होता है।
डी जो होता है इनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो अपसाइलेंट इक्वल टू होता है बच्चे अपसाइलेंट नॉट इक्वल इनटू अपसाइलेंट आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बच्चे, अलग अलग मटेरियल की परमिटिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। अगर कोई पेपर लेगा तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी, कोई अगर अब पानी लेगा तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी, कोई एयर को लेगा तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी। ठीक है, तो अगर कोई एयर की परमिटिविटी बोलता है वैक्यूम में बच्चे होता है 8.8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये यूनिट मत भूलना, ये यूनिट लोग भूल जाते हैं, है ना, तो मुश्किल होती है। अब साइलेंट आर का वैल्यू होता है बच्चे 1 एयर, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ए को क्या मैंने बताया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड मीटर स्क्वायर, और डी जो होता है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि कैपेसिटर का कहाँ कहाँ यूज होता है तो क्या बताओगे, यूजेस कहाँ कहाँ होता है, एग्जांपल में बता सकते हो आप लोग, कोई बता सकता है बच्चे। फिल्टर में यूज होता है, फिल्टर करने के लिए फिल्टर्स होते हैं ना, जैसे AC टू DC, DC टू AC, वहां पर होते हैं हम लोग। इसका बच्चे वोल्टेज एम्पियर रेजिस्टेंस जो होता है, वोल्टेज पर रेट जो होता है वहां पर भी कंपनसेटर की तरह यूज करते हैं। उसके बाद इसको पल्स जनरेटर में यूज किया जाता है बच्चे, पल्स में, डिजिटल वेव शेपिंग में। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है ना, इसका यूनिट होता है बच्चे माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर। आपको पता है ना कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग लेंथ भी मेजर करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक था बच्चे कैपेसिटर के लिए। कोई भी अगर आपसे पूछे कैपेसिटर की यूनिट्स बताइए तो आप बता सकते हैं। अच्छे, अब हमारे साथ आता है इंडक्टर के बाद, कैपेसिटर के बाद ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी बहुत सारा मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ, है ना। तो उसके पहले अभी एक बार देख लेते हैं। अच्छे बताओ, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन बताएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है बताओगे। देखो वोल्टेज सोर्स होता है बच्चे, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सर 0, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा ना इसका। वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, दिखाऊंगा मैं आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है बच्चे, तब वो आइडियल होता है ना। और क्या होता है, और आइडियल होने के लिए जो एनर्जी होना चाहिए बच्चे, इट कैन सप्लाई, मतलब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया मतलब ये क्या कर सकता है, आप एनर्जी जो होता है वो डेसिपेट होता है रजिस्टर के थ्रू, मानते हो ना। कैपेसिटर इंडक्टर तो स्टोर करता है और डेसिपेट रजिस्टर करवाता है, मतलब जब रजिस्टर ही 0 हो गया मतलब ये क्या, एनर्जी कितना तक सप्लाई होगा, इन्फिनाइट तक, समझ रहे हो ना। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो एनर्जी सप्लाई होगा इन्फिनाइट तक।
फोर्थ बच्चे, अगर कोई आपसे पूछता है और दूसरा बच्चे कि कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इट वोल्टेज मस्ट बी कांस्टेंट फॉर any value of current drawn from it। ठीक है, कांस्टेंट होगा, मतलब अगर मैं इसका ऐसे सिंबॉलिक बनाऊंगा वोल्टेज और इसका, तो बच्चे ऐसे बन के आए। ये आएगा बच्चे। तो वोल्टेज मस्ट बी कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। तो देखिए हमेशा कांस्टेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आप प्रैक्टिकल की बात करूं, ये मैंने तो आइडियल की बात किया बच्चे, अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल की बात करूं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, तो क्या होगा। और बच्चे इसमें एक और भी चीजें ऐड कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका रेगुलेशन क्या होगा, रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा बच्चे। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब समझते हो, अप्स एंड डाउन, मतलब कितना मैक्सिमम जा सकता है कितना। तो अगर आइडियल होगा तो 0% वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ये लिख लेना आप लोग। आइडियल है तो वोल्टेज जो है वो 0% रेगुलेशन है, और इफिशियंसी क्या होगा, 0% रेगुलेशन का मतलब इफिशियंसी 100% हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आइडियल की बात की, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की मैं बात करूंगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा मैं आपसे, तो पता है क्या बात करूंगा, बताओ अब क्या होगा, जस्ट उसके बहुत सारी चीजें अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस क्या होता है, तो उसमें प्रैक्टिकल में क्या होगा बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होता है वो उसका, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। ये हमने देखा, आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। और अब ये सबके लिए अप्लाई है, तो जब 0 होता है तो इन्फिनाइट होता है, मस्ट बी कांस्टेंट होता है, ड्रॉप कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद हमने इसमें देखा वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, हाई इफिशियंसी होती है। प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस इंटरनल होता है बच्चे, और ये क्या होता है, ये ड्रॉप डाउन हो जाता है। आगे हमने इसी तरह करंट सोर्स में देखा तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, जबकि प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें कुछ होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, ड्रॉप होता है ना। तो ये देखा हमने अभी तक, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने कि आइडियल करंट सोर्स के बारे में बताया सर। हाँ रखते हैं, जब सर्कल फॉर्म में रखते हैं ना, ये गेट बंद कर दो हमेशा के लिए, किसी को आए ना। तो देखो ये सर्कल के फॉर्म में होता है, प्लस और माइनस जो होता है, और डिपेंडेंट सोर्स होता है बच्चे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी सोर्स पर, किसी भी पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैं बताऊंगा पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनसाइड का और आउटसाइड का पैरामीटर्स क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा।
तो डिपेंडेंट का एक कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, तो you will frequently say that कि independent source is a independent to any other parameter within and outside of the circuit. But डिपेंडेंट में आपको क्या बताना है कि डिपेंडेंट में वो इनसाइड या आउटसाइड के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है बच्चे, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स अपॉन एनी अदर पैरामीटर, और वो क्या होगा इनसाइड या आउटसाइड के पैरामीटर्स पर डिपेंड होगा। जैसे बीजेटी है, बीजेटी या डिपेंडेंट सोर्सेज किस पर डिपेंड करेगा, किसी वोल्टेज सोर्स से ऑन होगा ऑफ होगा, चाहे डीसी बायसिंग करना पड़ता है बीजेटी को, तो इस तरह ये डिपेंडेंट होता है। तो उसी तरह करेंट सोर्स है बच्चे, करेंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट है, उसके बाद पीवी है हमारे पास, जो सोलर पैनल होता है ये भी डिपेंडेंट होता है, वाइंड जनरेशन है ये भी डिपेंडेंट होता है। तो स्टैंडर्ड हमने 4 तरह के वोल्टेज सोर्सेज बनाए। पहला है बच्चे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या हम लोग इसको बोल सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है करंट डिपेंडेंट। अब इसमें सिंबॉलिक कैसे देते हैं बच्चे, ऐसे देते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट, और इसका सिंबल देखो ऐसा ही होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज का ऐसा ही होता है, और ये किसी कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब देखो ये जो Vx है वो ये बता रहा है कि कहीं पर Vx वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो Vx से ये चल रहा है, उसका दुगना कर दे रहे हैं तो वो Vx से ही चल रहा है। मतलब सर्किट में कोई ना कोई Vx जनरेट कर रहा होगा, उसी Vx से ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ये Vx ये बताता है। इसी तरह करंट सोर्स है बच्चे, मान लो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। अब ये थोड़ा सा उल्टा होगा, देखो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो करंट जो होगा कहीं ना कहीं से मिलेगा और ये वोल्टेज जनरेट करवाएगा, ठीक है ना। करंट, या इसको करंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। इसी तरह तो इसको कैसे सिंबॉलिक, ये भी देखो ये वोल्टेज सोर्स ही है लेकिन करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो करंट पर मान लो ये 2 होता तो आई होता बच्चे, आई मान लो IB मैं लिख सकता था, तो IB कोई करंट सोर्स जनरेट कर रहा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। आई मेरी बात समझ में, आई कोई करंट जनरेट करवा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह बच्चे होता है ये, इसको मान लो इसको मैंने नाम दे दिया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब इसको CC भी बोलते हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो करंट कंट्रोल मतलब करंट ही है और वो किसी ना किसी करंट से क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा बच्चे कि यहाँ ये क्या होगा, अब ये देखो इसको मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है ना। तो ये करंट है ना, तो ये Vx हो गया बच्चे, Vx माइनस 2/3, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, करंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ किसी तरह भी लिख सकते हो, यहाँ R आएगा लेकिन 3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो V/3। मतलब ये वोल्टेज कहीं पर है उस पर जो ये करंट डिपेंड कर रहा है, कहीं से वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसमें R से डिवाइड किया गया है 3 से और उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चे, इसका यूनिट नो यूनिट होगा, इसका ओम यूनिट होगा, इसका नो यूनिट होगा और इसका क्या होगा, यूनिट ओम होगा। तो ये इनके सोर्सेज के साथ फिर से देख लो, इसका मो होता है बच्चे, है ना, उल्टा हो जाता है, इसका नो यूनिट होता है, इसका ये ओम होता है, इसका भी नो यूनिट होता है, ठीक है। देखो जो इंडक्टर है बच्चे μN²/A/L होता है, जहाँ पर म्यू जो होता है बच्चे परमिएबिलिटी होती है, तो अलग अलग मटेरियल की अपनी अपनी परमिएबिलिटी होती है ना। और म्यू नॉट होता है बच्चे 4 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर, इसमें मीटर आ गया, 4 होता है 1 एयर। अब देखो म्यू आर है बच्चे, आयरन का 1000 होता है,
एन जो इसमें है बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल है लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अभी देख लो आप लोग है। तो फिल्टर में बच्चे चौक में, मशीन वाइंडिंग में, ट्रांसमिशन लाइन में और ट्रायड में। ट्रायड ऐसा होता है जिसका लेंथ 2 पाई r होता है और r, ठीक है।